नमस्कार सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। आज के दिन मैं एक अलग ही कार्यक्रम ले रहा हूं। पहले 3 एपिसोड हमारे अर्थ के बारे में थे और सिख धर्म के पंथ के बारे में थे। इसके अर्थ के अंदर क्रिप्टो करेंसी, इसके अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी जनरली ये बौद्धिक विषय थे। सिख पंथ का विषय भी बौद्धिक विषय था। लेकिन आज के दिन मैं एक दिल का विषय ले रहा हूँ, हृदय का विषय ले रहा हूँ, भावनाओं का विषय ले रहा हूँ। क्योंकि भावना है तो आदमी काम कर सकते हैं। केवल बौद्धिक स्तर पे वो काम करना मुश्किल होता है। काम तब होता है जब आदमी हृदय से भी, इमोशन से भी जुड़ता है। तो ऐसे इमोशन से जुड़े काम के बारे में आज आपसे बात करना चाहूंगा। हम जानते हैं कि पिछला 1 वर्ष से अधिक का काल कोविड के कारण बहुत संकटग्रस्त और बहुत कष्टमय रहा। और हम ये भी जानते हैं कि समाज के अंदर लाखों लोगों ने काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस्कॉन, इंडिविजुअल संस्थाएं, कोई रोटरी, कोई लायंस और कोई अपने आप में करने वाले, व्यक्तिगत प्रयत्न करने वाले लोग, इन्होंने बहुत काम किया। हम आंकड़े सुनते हैं, हम सुनते इतने हजार किट बंट गए, इतने हजार लोगों को बेड मिल गया। और हम समाचार सुनते हैं जो केवल एक नंबर्स है, उसके पीछे का व्यक्ति हमें दिखता नहीं है। तो आज मैं ऐसे कुछ लोगों को लेकर आया हूँ भारत भर से, जिन्होंने वास्तव में जमीन पे काम किया। हम और आप जैसे जिनके पास साधन है, उनका काम करना एक भावना का माध्यम है, वो काम करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी अवस्था ठीक नहीं, जो उनको जिनको अपनी जिनकी अपनी समस्या है, आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, चालों में, जे कॉलोनी जिसको हम झुग्गी झुपड़ी कहते हैं, या कच्चे मकान, ऐसे इलाकों में रहने वाले, किसी की नौकरी गई, किसी का उद्योग धंधा बंद हो गया, ऐसे लोगों ने जब समाज के लिए काम करता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जो, जैसे हमने पिछली बार आंकड़े देखे कि कोविड की पहली लहर में 5,40,000 आरएसएस के स्वयंसेवक उतरे, उन्होंने मैदान में काम किया। इस बार भी ऐसी संख्या में वेव 2 में भी काम किया। काम का तरीका बदल गया। पहले काम के तरीके में अधिक भोजन बांटना, दवाई बांटना और ऐसे कई काम थे। अब की बार ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन की समस्या है, बेड्स की समस्या है, दवाई की समस्या है। ऐसे अलग अलग कई जो थे कारण, जिसके अंदर काम और भी कठिन था। और ऐसे जो आज योद्धा बैठे हैं, जिनको हम कोरोना वॉरियर कहते हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को मैं लाया हूं, जो कि न्याय नहीं करता जितने लोगों ने काम किया उसके बारे में, लेकिन जो वास्तव में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे मेरे पास दिल्ली से कुछ भाई बहन है, भाई है मेरे साथ, कुछ बम्बई से हैं, कुछ एक पूना से है, बैंगलोर से है। तो एक ऐसे हर शहर से जहां पर इस प्रकार की बस्तियां हैं और वो काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको मिलवाऊंगा मैं। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत में एक एक व्यक्ति का परिचय कराऊंगा। मैं नाम लूंगा, वो व्यक्ति अपना छोटा सा परिचय देगा कि क्या काम करते हैं, क्या पढ़ाई की है और कहाँ रहते हैं, वो काम क्या उन्होंने किया उसके बारे में उसके नेक्स्ट राउंड में हम पूछेंगे। तो पहले मनीष जी, मनीष पंगंटी मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं और जुहू वर्सोवा में। तो उससे मैं उन वो लोगों को बताएं कि वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। सर्वप्रथम मेरे माता पिता को प्रणाम। रतन शारदा जी, आपने मुझे अवसर दिया बोलने की, मेरी बात रखने की, आपको प्रणाम। मेरा नाम मनीष शेखर पंगंती है। मैंने अपनी पढ़ाई बीएससी इन हॉस्पिटैलिटीज में की। मैं जेडब्ल्यू मैरिट जुहू में जॉब करता था। पिछले साल कोरोना के काल में मेरी जॉब छूट गई। उसके बाद देखा, जैसे कोरोना में मैंने लोगों की समस्या जानकर लोगों के साथ जुड़ा। एक खिचड़ी वाटप की प्रक्रिया से मैंने अपनी शुरुआत की। धीरे धीरे जैसे दिन निकलता गया, मैं इस्कॉन टेम्पल, गुरुद्वारा, ऐसे अन्य जगह से जुड़कर मैंने लोगों के बीच दिन में 1000 लोगों को मैं खाना बांटता हाँ, था। आप जरा मनीष जी केवल पहले परिचय करवाएंगे। आप 5 स्टार होटल में शेफ थे और आप वहाँ जिस बस्ती में रहते हैं, बाकी सभी अपना अपना काम बताएंगे, तो उसके बाद में फिर आपके पास में आऊंगा वापस। ठीक है जी? हाँ जी। अभी मेरे साथ 2 श्रीनिवास बैठे हैं। एक श्रीनिवास ऐसे जो वहाँ काम करते हैं
जिन्होंने फील्ड में काम किया, दोनों ही काम कर रहे थे, लेकिन एक श्रीनिवास जी से पहले परिचय हुआ, बाद में उनको कुछ भाषा का समस्या हो सकती है, बैंगलोर से है, उनको हिंदी बोलने में समस्या हो सकती है, तो मैंने प्रार्थना की कि साथ में ट्रांसलेटर लेकर आओ। तो अपने दूसरे श्रीनिवास को लेकर आए, वो भी संघ के कार्यकर्ता हैं, तो वो अपने बारे में बताएंगे। पहले जो श्रीनिवास जिनको हमने बुलाया है, दूसरे श्रीनिवास भी बता सकते हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। श्रीनिवास जी बताइए। नमस्ते, मेरा नाम श्रीनिवास करके बेंगलोर पे सेकेंड ईयर पीयूसी पढ़को है। हाई स्कूल से संघ का परिचय है। अभी प्रस्तुत आके इलेक्ट्रॉनिक सिटी नगर सेवा प्रमुख पे जवाबदारी से काम कर रहा हूँ। और दूसरे श्रीनिवास जी? नमस्ते जी, मेरा नाम भी श्रीनिवास है। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ बीए पे, और मेरा भी इट्स लाइक आई हैव डन, आई एम कार्यकर्ता सिंस चाइल्डहुड, बट सिंस लास्ट 2.5 years आई एम एक्टिवली इनटू कार्यकर्ता स्वयं सेवक। आई एम मुख्य शिक्षक फॉर किड्स शाखा, इट्स कॉल्ड महाबला शाखा, एंड आई एम आल्सो प्रमुख फॉर बाल गोकुला। ओके, गुड। अभी नीलेश गुप्ता जी बताएंगे अपने बारे में। हाँ जी, नमस्कार, नीलेश गुप्ता। मेरी स्नातक की पढ़ाई प्रयागराज से हुई है और अभी मैं मुंबई के धारावी इलाके में रहता हूँ। प्राइवेट कंपनी में सेल्स की नौकरी करता हूँ। ठीक। हाँ जी, सतवीर जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सतवीर सिंह, सहनगर कार्यवाह का दायित्व है और मैंने पढ़ाई की है, एमए पॉलिटिकल से की है और दिल्ली के भारत नगर एरिया में अपना निवास स्थान है। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। चेतन जी। सभी को प्रणाम, सप्रेम जय भीम। मेरा नाम चेतन शेट्टी कुसालकर। मैं पुणे में गोखले नगर वडारवाड़ी इस जगह पे रहने के लिए हूँ। संघ दृष्टया में द्वितीय वर्ग शिक्षित हूँ। स्वरूप वर्धनी संस्था के पुणे में संस्था है, संघ संबंधित संस्था है। उस संस्था में कक्षा 5वीं से हूँ, 5th क्लास से वहां पे हूँ। और युवा विभाग प्रमुख जो हमारे वॉलेंटियर्स, यूथ वॉलेंटियर्स है, उनका डिपार्टमेंट है, उनका हेड युवा विभाग प्रमुख के मेरे पास दायित्व है। और मेरा लौकिक दृष्टया शिक्षण बीकॉम LLB, उसके बाद मास्टर्स इन सोशल वर्क TISS मुंबई से हुआ है। स्वरूप वर्धनी के कोविड कार्य का समन्वयन का जिम्मेदारी मेरे पास पूरे साल भर थी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। राजेंद्र जी। राजेंद्र अग्निहोत्री जी दिल्ली से है। हाँ जी, बताइए राजेंद्र। सभी को वंदे गो मातरम। राजेंद्र दिल्ली से, और अपना एक जिला है कमला नगर, उसका मैं जिला गौ सेवा का संयोजक हूँ। और अपना गौपालन भी है और अपनी एक शटरिंग की दुकान है जी। और मैंने 12वीं कक्षा तक शिक्षा ली है जी। 56 वर्ष मेरी आयु है जी, और संघ का मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ। ठीक। हमारे साथ एक मेहमान है, सुश्री प्रिया मोहन। प्रिया मोहन जी जिस इलाके में मैं रहता हूँ, हीरानंदानी में, वहाँ वो काम करती हैं। और मेरा परिचय कोविड के दौरान हुआ, तो जो कुछ संभ्रांत परिवारों के लोग हैं जिन्होंने समाज में बहुत काम किया, उनमें से एक वो भी है। और उनकी विशेषता है कि स्वयं सिद्ध अपने आप में काम करने वाली महिला है। कानपुर से लेकर पुणे, USA सब जगह पढ़ाई की। 18 साल से वही इलाके में रहती हैं, मुंबई में। और कोविड के दौरान हजारों लोगों को बेड दिलाना, ऑक्सीजन दिलाना, खाना दिलाना, राशन किट बांटना, उसके अलावा गरीब मोहल्ले में जाके उनको किताबें उनको पहुंचाना, किताबें रीयूज करना, रीबुक करके उनका काम चलता है। ऐसे कई प्रकार के काम करती हैं। तो मैंने आज उनको इसलिए बुलाया कि हम तो जो समाज के सुखी वर्ग काम करते हैं, लेकिन जो समाज में कठिन परिस्थिति में भी काम करते हैं, उनका भी वो दर्शन करें। और इसके लिए वो मेहमान के नाते हमारे साथ आई हैं। प्रिया जी प्लीज। आप सभी को नमस्कार। रतन जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज रतन जी ने मुझे इस पैनल में इनवाइट किया है। और जब मेरा कई सालों से मैं सोशल वर्क, चैरिटी वर्क, वॉलंटरी वर्क, जो भी आप बोलें वो करती हूँ। पर्सनल लेवल पे बहुत सारे NGOs के साथ, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ।
मगर कोविड में मेरा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। बट कोविड के दौरान जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी है वो है आरएसएस के काम ने। रतन जी हमारे साथ शेयर करते रहे हैं जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किया फील्ड पे। और क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे संघ के सेवक हैं, तो उनसे मुझे, बिकॉज मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, यूपी और दिल्ली में हमारे बहुत सारे घर के लोग हैं जो बताते रहे हैं कि ये काम हो रहा है। तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग रहा है संघ का काम, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। और जो उन्होंने फील्ड पे जाके तो काम किया है वो हम जैसे लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। तो आज मेरा यहाँ पे मेरी उपस्थिति सिर्फ आप लोगों से कुछ सीखने के लिए ही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रिया जी, आपको कभी बीच में लगे कि इसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं हाथ उठाकर, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। जी जरूर। इस कार्यक्रम का नाम मैंने रखा है सेवा है यज्ञ कुंड, क्योंकि एक संघ का गीत है, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, स्नेह महासागर में सरित रूप हम मिले। तो इस प्रकार से हम सभी समाज के अंदर अपने आप को एक रूप करके काम कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में काम करना हमने भी बहुत देखा अपने आसपास। मैं जब संघ का काम दैनंदिन करता था तो मैं ऐसी सभी बस्तियों में गया हूँ जहाँ से गुजरना भी मुश्किल था, जहाँ पर नाले के ऊपर भी घर बने हुए थे और फिर भी वो काम करते थे। जिस इलाके अब मैं रहता हूँ आधा इलाका लगभग एक चालों वाली बस्तियों से बसा हुआ है। 8 बाय 10 के कमरे के अंदर बेटा भी है, बाप भी है, माँ भी है, वो नौकरी भी करते हैं, वो संघ का काम भी करते हैं, संस्थाओं का काम भी करते हैं। और उस परिस्थिति में जो काम करते हैं उसकी कई बार लोगों को कल्पना नहीं होती। तो उसकी झलक यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो ऐसी परिस्थिति में काम कर रहे हैं। कईयों ने पीपी सूट पहनकर टेस्ट किए, कईयों ने पीपी सूट पहनकर हॉस्पिटल में काम किया, आइसोलेशन सेंटर्स में काम किया, शमशान में काम किया, और ऐसे बहुत सारे काम है। सारे काम हम यहाँ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कुछ जानकारी मिले। तो मैं फिर मनीष से शुरू करूंगा। मनीष जी ने कुछ मुझे फोन पर बताया था, वो और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उनकी काम का नुकसान हुआ और जो कर रहे थे उसके बाद किस प्रकार से वो उन्होंने काम शुरू किया और कैसे और लोगों ने सहयोग किया, या जो भी है ये सभी संघ से जुड़े हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि इसके द्वारा मुझे आसानी से ऐसे लोग मिल सकते थे। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी उन शहरों से, वहां से उन्होंने मुझे बहुत नाम दे सकते थे। मैंने कहा नहीं, इतना बड़ा तो होगा नहीं। तो इस प्रकार से ये संघ से जुड़े लोग हैं, अलग अलग एरिया में कोई काम दैनंदिन काम में कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेवा भारती कहीं ना कहीं संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सारे काम अपनी परिस्थिति में भी करते हैं। इसके लिए मैं शुरुआत करूंगा मनीष जी से। मनीष, आप बताइए कि आपने कैसे काम किया और कैसी कठिनाइयां और कैसे आपको समाज का भी सहयोग मिला इत्यादि जब बता रहे थे, बताइए। नमस्कार। सर्वप्रथम मैंने अपना काम का शुरुआत मेरे जॉब लॉस के बाद जैसे कुछ दिन निकल गए तो फिर मैंने देखा कि लोगों की अवस्था बढ़ गई। कोरोना काल में मैं लोगों को एक खिचड़ी के डब्बे से मैंने बांटने से शुरुआत की। जैसे जैसे दिन निकलते गए तो लोग बढ़ते गए, जरूरतमंद लोग बढ़ते गए। तो फिर मैंने नजदीकी गुरुद्वारा में कांटेक्ट किया, इस्कॉन टेम्पल में कांटेक्ट किया, और कुछ प्राइवेट सोसाइटियां जुड़ गई मुझे मदद करने के लिए। तो मैं वैसे दिन भर में हजार लोगों की संख्या को मैं भोजन का व्यवस्था करने लगा मेरे कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। फिर जैसे दिन निकलते गए, केसेस बढ़ते गए, तो मैंने फिर खाना का वितरण कम कर फिर मैंने कुछ रॉ मटेरियल्स, कुछ एनजीओ की सहायता के रॉ मटेरियल, ग्रोसरी मटेरियल्स की व्यवस्था की। करीबन 3,500 लोगों को मैंने इस ग्रोसरी अवेलेबल करवा के दिया। लोगों को सर्वे कर कि कौन जॉब पे है, जिसकी जरूरत जॉब पे नहीं है, जिनकी जरूरतें ज्यादा है, उन तक मैंने वो पहुंचाया। फिर उसी दौरान मुझे कोविड पुलिस वॉलंटियर बनने का अवसर मिला। जहाँ पे केसेस होते थे वो इलाके को मैं सील करता था। लोगों को क्वारंटीन सेंटर पे बीएमसी के अधिकारियों के साथ लोगों को क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाया गया मेरे द्वारा। फिर मैंने जैसे अल्सनिक एल्बम नामक दवाई, जो इम्यूनिटी बूस्टर की दवाई थी, उसका वितरण मैंने शुरुआत की एनजीओ के साथ जुड़कर, संघ के साथ जुड़कर। संघ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस कार्य में। फिर हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को वो दवाइयाँ उपलब्ध करवाई।
उसके बाद जैसे दिन निकलते गए तो मैंने देखा कि प्लाज्मा थेरेपी, ब्लड की बहुत आवश्यकता थी। तो मैंने स्वयं 2 टाइम ब्लड डोनेशन किया और एक टाइम मैंने कैंप लगवाया ब्लड डोनेशन का। फिर मुझे मेरा एक टर्निंग पॉइंट ये था कि मुझे बीएमसी में वॉर रूम का वॉलंटियरिंग बनने का अवसर मिला, जहाँ पे मैं लोगों को बेड्स अरेंजमेंट करवा कर देता था। और मुझे पर्सनल लेवल पे भी लोगों का कॉल आता था, जहाँ पे मैं अपने आप को जहां तक हो सके वहां तक पूरे मुंबई शहर में और वहाँ वसई विरार वो साइड के लोगों को भी मैंने बेड्स अरेंजमेंट करवा कर दिए, बहुत से लोगों को। इसी दौरान मैंने 2 फैमिलीज ऐसे जुड़ गए थे मेरे साथ, एक का जिन दोनों का देहांत हो गया, मैं वो स्टोरी आपको जरूर बताना चाहूंगा। और जिनकी मैंने पूरी क्रिमिनेशन अपने सहायता से, मतलब पूरी क्रिमिनेशन प्रक्रिया मैंने करवा के दी। उनका ये कहना था कि हमने उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी, तो उनके घर में भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया था। तो उन दोनों को भी क्रिमिनेशन में, मैं खुद क्रिमिनेशन सेंटर में शमशान भूमि में जाकर उनकी वो प्रक्रिया में मदद की। उनको पीएमसी से एम्बुलेंस वगैरह अरेंज करके दी, सब कुछ मैंने उस प्रक्रिया में। ऐसे बहुत से लोगों की मैंने मदद की है, बहुत से लोगों की मैंने मदद की। ठीक है, तो बाद में आगे और प्रश्न किसी का होगा तो करेंगे। अभी मैं श्रीनिवास जी से कहूंगा कि अपने बारे में बताएं कि किस प्रकार से उन्होंने काम किया और कैसे कैसी कठिनाई आई, किस प्रकार से उसको सॉल्व किया। श्रीनिवास। नमस्ते। बहुत कठिन परिस्थिति में ये बार पहले बार से ये बार बहुत काम किया। हमारा एरोट्राइन सिटी पे सराउंडिंग बहुत गरीब का आदमी बहुत था, इसलिए इधर मेडिकल कैंप अरेंज किया था। 9 प्लेसेस पे मेडिकल कैंप सभी अरेंज किया था। मेडिकल कैंप के साथ उसको मेडिसिन भी फ्री से डिस्ट्रीब्यूट करके व्यवस्था किया रहा था। नेक्स्ट आके ब्लड कैंप अरेंज किए थे। ब्लड कैंप को लिए मई 1 में क्या था, लॉकडाउन थी, बहुत आने को जाने को बहुत वाका था आदमी, सभी लोगों को उतना कठिन का परिस्थिति में था। हमें एक्सपेक्टेशन किया था 300 यूनिट कलेक्ट करना पड़ेगा करके सोचे थे, बट रीच्ड 100 यूनिट्स एंड बहुत कठिन परिस्थिति में उतना यूनिट को कलेक्ट करने को हुए थे। वैसे ही ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम था। ऑक्सीजन को ले ऑक्सीजन वेंटिलेटर अरेंजमेंट किए थे। रात में सभी बहुत कठिन का 3 घर को लिए ऑक्सीजन सप्लाई किए थे। रात 12 बजे में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जाके कोविड पेशेंट को कनेक्ट करके उसको सेवा कर रहे थे। वैसे ही बेड अरेंजमेंट को लिए बहुत वाका था। उसके इतना परिस्थिति में बहुत आदमी को लिए हमारा आसपास हॉस्पिटल्स कौन सा है, कोविड हॉस्पिटल्स, उनका कांटेक्ट में रह के बहुत बेड सभी अरेंजमेंट्स किया थे। वैसे ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स बहुत आदमी है, उनको रेशन का व्यवस्था, उनका वैक्सीन का व्यवस्था, ऐसा उनको मास्क पर एक आदमी आयुर्वेदिक का टैबलेट्स को आयुष 64 वो टैबलेट को व्यवस्था किए थे। गरीब आदमियों के लिए बहुत किट, रेशन किट्स चाहिए थे, उनको भी रेशन किट का व्यवस्था किए थे। ऐसा मास्क, ऐसा सभी बहुत काम एक बार कर हुआ है। We have distributed almost 1,200 food packets for all the per day. 1,200 food packets for in our local area, like in Basti, for those people who are in needy, who don't have any job, because they all are daily laborers. Since there's a lockdown, there's no job and there's no food for them. They all are staying in sheds. So because of this struggle, we wanted them to help. So we distributed all the foods along with our Swayamsevakas or Karyakartas. Even they also came in front to support us
they also joined with us, and we also helped a lot of people to get vaccinated, though it is available for 45 plus years, but it is very difficult to get in Bangalore. You know, the number of people are more. So for the old age people, we help them by arranging vehicles, or because it's lockdown, it's very difficult to travel. So though we've spoken to people or police, and we manage somehow, and we help them to get vaccinated. Till day we are doing that. Tomorrow is the lockdown is getting over, but still day we are doing it. And Ayush tablets we distributed for the people who has already got COVID, who already are affected by COVID, or they got positive. So as on day, we started giving, we finding them out, and we started giving the Ayush tablets and other tablets were suggested by the government, or by our Sangha. And blood camp also we did it. It was very difficult for us because it was a lockdown, and it was Sunday. Sorry, it was on 1st May, and we planned to do the blood camp just within 3 days. We did it. We planned one day, and next third day we did the blood camp. And there was an announcement in the media that people who get vaccinations who cannot give the blood. So that was the difficult time we went through, and we also managed the transportation for the people who wanted to donate, and we brought people from 10 kilometers. We went individually, we went house door to door, and we asked them, and we managed to get some 100 units somehow. It was great achievement for us because on a lockdown day, and during this pandemic, getting 100 units of blood is awesome. This is what we feel, and we proud. And we also started distributing the ration kits through our karyakartas for all the people who are in needy, and most concentrated were the blind people and the handicapped, because they are the one who cannot go and earn. So there are other people who are still going for the job, or they can manage, but these people cannot come out, and they'll also feel that since they have some disability, they feel that they should not ask anyone. That mindset they have. So we find out them, we spoke to them, and we started issuing the ration kits and daily food also to them. Great. So I will come again. Okay. Medical camp in this period, we managed within our Nagara. We managed 9 places, the medical camp in 9 places, and we arranged free medicines also. Great. So we'll come back again. I will go now to नीलेश गुप्ता जी. नीलेश गुप्ता जी धारावी में रहते हैं, और जो एक फेमस वहाँ पर धारावी सील करके जिस प्रकार से मुंबई को संभाला गया और वहाँ एक एक घर टेस्ट किया गया, उसके अंदर नीलेश जी और उनकी टीम भी थी. मैं ऐसी एक टीम को जानता हूँ जो नेहरू नगर के अंदर जिन्होंने पूरा पीपी किट पहन के टेस्टिंग की थी, और उसमें से आधे लोगों को कोविड हो गया था, और लेकिन वो बड़ी शांति के साथ में कोविड से बाहर आके दोबारा काम करने लग गए. और इसी प्रकार का धारावी का अनुभव है. जब ये किचन चल रहा था तो मैं कुछ लोगों को मिलने गया था हमारे पीछे के इलाके में, तो वहाँ एक बिल्कुल चाल में रहने वाला तरुण बैठा था. मैंने कहा भैया तुम्हारे घर में अपनी समस्या है, तुम्हारे घर में भी कोविड हो सकता है, तुम बाहर निकलते हो और ये लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है. तो उसने कहा डर तो है शिक्षक, लेकिन क्या करें, समाज संघ ने कहा समाज के लिए काम तो करना है, इसलिए मैं निकलता हूँ, रोज आता हूँ मैं, और मेरी यहाँ पर बाकायदा हम देखभाल के साथ काम करते हैं. तो इस भावना के साथ में नीलेश जी के एरिया में काम हुआ धारावी में. तो अभी मैं नीलेश जी से कहूंगा कि वो बताएं इसके बारे में. हाँ जी, जैसा आपने कहा कि धारावी एरिया पूरा मतलब कोरोना में पूरी तरह से न्यूज में छाया था, सब जगह पूरी तरह से था. काम करने के लिए मतलब डर तो सबसे पहले आगे आता था, लेकिन आप जैसे लोगों ने मनोबल बढ़ाया कि लोग जो है यंग तरुण स्वयंसेवक साथी जो है आगे आए, जो है एक एक घर में जा के वहाँ की परेशानियां चेक करते थे. दोपहर में जैसे हम लोग फूड पैकेट्स बांटते थे, लगभग 2000 पैकेट्स आते थे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट जब करते थे तो किसी ने बोला कि मुझे 2 पैकेट एक्स्ट्रा चाहिए. तो जब पूछे कि क्यों चाहिए, तो उन्होंने बोला कि यही 2 पैकेट शाम को बच्चे खाएंगे. जो है मतलब उनके पास खाने के लिए भी मतलब व्यवस्था नहीं थी, पूरा सेल था, नौकरी छूट गई थी, वो अपने नेटिव पैलेस जा नहीं सकते थे. तो ध्यान में आया कि अभी ये तो शाम को अगर नहीं मिलेगा तो भूखे सोते होंगे, एक समय खाते हैं. फिर हम लोगों ने शुरुआत किया सूखा राशन देने का. उसको कैसे हम सभी स्वयंसेवक साथियों ने मिल करके, किसी ने 500, किसी ने 100 रुपए ऐसे इकट्ठा करके हम लोगों ने 15,000 रुपए से राशन मंगा के स्टार्ट करना शुरू किया. फिर वो कार्य देख करके
अच्छे महानुभाव लोग देखे जो है, उन्होंने सामने से आकर के, एक तो महानुभाव ने सीधा 5 लाख रुपए, उन्होंने बोला नाम नहीं लेना, कुछ नहीं देना, ऐसे मतलब डोनेट करके गए। तो हम लोग जन कल्याण समिति के माध्यम से शुरुआत किया जो है, तो लगभग हर घर में जा जा करके राशन पहुंचाना, धारावी के अंदर जो है बाइक पर लाद करके जैसा भी है पूरी व्यवस्था के साथ घर में जाके जिसको जितनी आवश्यकता उस हिसाब से पहुंचाना जो है। लगभग 5,780 पैकेट सूखा राशन का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया जो है इतना। फिर उसके बाद आर्सेनिक एल्बम आया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए धारावी के लिए। तो आर्सेनिक एल्बम लगभग हम लोग 41,000 जो आर्सेनिक एल्बम के जो पैकेट्स है वो उनको सब घरों में दिया गया। और जैसा आपने कहा स्क्रीनिंग का नेहरू नगर कुर्ला वगैरह में जैसे, तो वो हमने निर्मया फाउंडेशन के तहत जो है हम लोगों ने काम किया। तो धारावी के अंदर जो है बीमारियां ज्यादा फैल रही थी, तो वो स्क्रीनिंग करने से कम हुआ। स्क्रीनिंग में लगभग 11,000 लोगों का स्क्रीनिंग हुआ। 50 जगहों पर 4-4 लोगों की टीम तैनात हुई। 4 लोगों में जैसे एक डॉक्टर हुआ करते थे, 3 वॉलंटियर होते थे जिनको ट्रेन किया गया था कैसे सबका ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, कैसे टेम्परेचर, वो वैसे 50 जगहों पर हुआ। और ये पूरा होने पे और साथ में बीएमसी के अधिकारी भी साथ में हुआ करते थे। जो भी मतलब डिडक्ट होते थे या फिल्टर होते थे उनको बीएमसी को हैंड ओवर कर दिया जाए, उनको सूचना दी जाती थी। बीएमसी अपने तरीके से फिर उनको क्वारंटाइन करना जैसा भी करते थे। तो जैसे आपके घर में कभी विरोध नहीं हुआ कि तुम क्यों ऐसे खतरा ले रहे हो, तुम क्या पागल हो, ऐसा कोई घर वालों ने कहा नहीं? हुआ, लेकिन जो है वो जब देखे कि धारावी में रहता था, धारावी के आसपास का जब काम देखे तो उनको भी लगा कि नहीं ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। शुरुआत में सब बोलते थे अरे बाहर निकलते हो, नहा दो, क्या करो, घर में एंट्री नहीं देते थे, सब कुछ हुआ करता था। और एक ही कमरा, रहने के लिए एक कमरा, तो डिफिकल्टी होते थे, बोलते थे सब लोग जो है। लेकिन जो है जब देखे कि नहीं, देखो बगल में, मेरे बगल में जैसे 1-2 ऐसी फैमिली थी, मतलब सीनियर सिटीजन बुढ़ी थी, मतलब उनके आगे पीछे कोई नहीं हुआ करता था, उनका तो खाना पीना सब बंद हो गया था। जब उनके घर जाके जब हम हमारे हमारे साथी जाके जब उनको भोजन देने लगे तो आंखों के सामने जब आया तो उन लोगों ने फिर कोई मना नहीं किया कि सबने सहयोग भी करना चालू किया। जैसे चाचा के लड़के, किसी ने बोला चलो ठीक दवाई के पैकेट में बांट देता हूँ अपने एरिया में देता, तो उसमें और लोग को भी वो भाव उत्पन्न हो गया जो है। और फिर बाद में आर्सेनिक, फिर उस समय जो है धारावी के अंदर जो डॉक्टर्स हुआ करते थे, क्लिनिक चलाते थे, उनका भी ध्यान है। तो फिर वो जन कल्याण समिति के माध्यम से हम लोगों ने फिर सारे डॉक्टर्स को पीपी किट्स, ग्लव्स, N95 मास्क सारे क्लिनिक्स में हम लोग जो है ये भी पहुंचाना चालू किया। डॉक्टर्स का भी मतलब ध्यान देना जरूरी था क्योंकि वो बेचारे दिन में सबका तबीयत देख रहे थे। साथ में फिर हम लोगों ने काढ़ा का भी वितरण करना चालू किया। वो भी इम्यूनिटी बूस्टर के जैसा हुआ करता है, गीला काढ़ा मतलब बना करके काढ़ा पिलाना। पुलिस वाले लगे रहते थे जो है नाकेबंदी लगा लगा के, वो भी बेचारे सारे दिन खड़े, तो उनको काढ़ा पिलाना, प्लस आने जाने वाले लोगों को काढ़ा पिलाना। सूखा काढ़ा का भी वितरण हम लोगों ने किया जो है। इस कोरोना के जो सेकेंड वेव आई उसके अंदर पहले से कम प्रेशर था, धारावी में क्या अधिक था? नहीं, इस बार तो कम प्रेशर इसलिए है जी क्योंकि इस बार ट्रेन में वगैरह चले, लोगों को पहले से जैसे लॉकडाउन लग गया तो और लोग तो मतलब अपने नेटिव पैलेस चले गए जो है। जो आपका प्रॉब्लम है जो है, फिर भी अभी हम लोगों ने जैसे इस समय इस्कॉन से मदद लेकर के, तो उन्होंने फूड पैकेट 400 फूड पैकेट अभी हम देते हैं अन्न मित्र के फाउंडेशन के तहत से। तो उसका भी हम लोग जैसे खाने का वितरण कर रहे हैं। शायद आपने फोटो भेजी थी मुझे जिसमें आप सायन हॉस्पिटल के बाहर रोगियों के परिवार वालों को भी खाना पहुंचा रहे थे। हाँ जी, अब भी मतलब देखो हमारे स्वयंसेवक है, हम नहीं पहुंच पाए थे, जिसको जिम्मेदारी दी हमारे स्वयंसेवक है, कर्तव्यनिष्ठ है। दोपहर में इतना पानी भरा होता है कि हम लोग जब जाते हैं तो मतलब कमर तक पानी हो जाता है जैन सोसाइटी के अंदर, लेकिन उसको क्रॉस करके हमें 12 बजे वहां पहुंचना। और हम लोग जब जाते हैं तो वहां पर ऐसे ऐसे पेशेंट के आदमी होते हैं जो भी मतलब बात साइन है, वो बेचारे 1 घंटा पहले से लाइन लगा के खड़े होते हैं कि भोजन के लिए जो है, वो हमारे इंतजार में रहते हैं, तो उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो रोज हम लोग ये चीज कर रहे हैं। अभी दोपहर में वहां पर भोजन का वितरण कर रहे हैं जो है, लगभग 400 लोगों को जो है भोजन पहुंचा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। तो मैं आगे राजेंद्र जी के पास जाऊंगा। राजेंद्र जी जो दिल्ली में रहते हैं, तो राजेंद्र जी आप अपने अनुभव बताइए कुछ। आप गौशाला भी चलाते हैं, आप थोड़ी दुकान भी चलाते हैं और आप समाज के लिए काम भी कर रहे हैं। तो इस समय उद्योग का तो बड़ा नुकसान हुआ होगा, तो उस उद्योग के नुकसान के बावजूद आप काम में लगे हुए हैं, तो आप कुछ अपने काम के बारे में बताइए। हाँ जी, वंदे को मातरम जी सभी को। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस बार की जो वेव थी ना जी, उससे पहली बारी से तो डर नहीं लगा, लेकिन इस बार से हमारे जो काफी जो हमारी टीम थी ना वो डर गई थी और घरों से निकल नहीं रही थी। लेकिन मैंने फिर हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने कहा भी फील्ड में तो आना ही पड़ेगा।
तो जब फील्ड में आए तो समस्याएं आई। सबसे पहली समस्या आई सिलेंडरों की लोगों को। तो सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, किसी प्रकार से जैसे तैसे करके समस्या का समाधान किया। जो भी बन पड़ता था वो सिलेंडर के उपलब्ध कराए। लेकिन एक सिलेंडर मैंने एक ऐसा रखा, वो केवल उनके लिए जिनको पेशेंट को घर से किसी हॉस्पिटल में ले जाना है या हॉस्पिटल से किसी दूसरे में शिफ्ट करना है। तो वो ऐसी भी मैंने जो है अपने निजी उस पर मैंने रखी, क्योंकि अधिकारी भी चाह रहे थे सिलेंडर कोई रखे ना। लेकिन एक सिलेंडर हमने इस प्रकार का रखा कि भी किसी रोगी को अगर घर से शिफ्ट करना है और हॉस्पिटल पहुंचाना है तो उसके लिए समस्या का समाधान किया। दूसरा, फिर कई बार रात को फोन आता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना पंचगव्य का, आपको बता दूं, वैद्य भी हूँ, पंचगव्य का काम जानता हूँ। फोन आता था भी ऑक्सीजन कम हो गई और हमें ऑक्सीजन दो। तो मैं उनको ना सबसे पहले देता था भी आप ना ऑक्सीजन के सिलेंडर के चक्कर में ना पड़ो। आप जो है जब तक उनकी ऑक्सीजन 85 से ऊपर है आप ऑक्सीमीटर लगा लो, ऑक्सीमीटर नहीं है तो मैं भेज देता हूँ। अगर उनकी 90 है तो आप चिंता मत करो। लेकिन तो क्या था कि हर एक आदमी के अंदर एक होड़ मची हुई थी कि सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर चाहिए, रखना चाहिए, इमरजेंसी इमरजेंसी। मैंने सबको ये देता था कि आपको इमरजेंसी होगी, सिलेंडर मैं दूंगा, रात को 12 बजे दूंगा, 24 घंटे में दूं, कहीं से भी दूं। तो ऐसे भी कम से कम मैंने 100-150 लोगों को मोरल सपोर्ट दी। और फिर मैंने उनको बताया भी आप ऑक्सीजन जो कम हो रही है वो कैसे कम हो रही है। तो उसके लिए फिर मैंने ना जैसे अपनी आयुर्वेदिक वो थी पोटली, उनका लोगों को सुझाव दिया और लोगों ने पोटली बनाई। कुछ अपने अपने पास में ही मैंने 1001 पोटली बनवाई, अपने बच्चों से, सब परिवार से मिलकर बनवाई, उसका वितरण किया। मैं कहा आप इससे अगर पोटली से उनको सुंघाओगे ना बार बार 15-15 मिनट बाद, तो उससे भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो काफी लोगों ने उसका ऑक्सीजन पोटली बना करके प्रयोग किया, उससे उनको लाभ हुआ। फिर मैंने कहा भी, फिर कई लोगों ने कहा भी हमारे को गले में खांसी हो रही है और बेड मिल नहीं रहा और सांस जो है कम आ रही है, अब क्या करें। तो फिर उनको दूसरी दवाई बताई अपनी पंचगव्य की, भाई आप ये ले लो, आप फिटकरी की भस्म ले लो, शहद के साथ अदरक के साथ मिला करके ले लो। तो कईयों ने कहा भी बड़ा अच्छा हमारे को लाभ हुआ जी, हमारी खांसी भी रुक गई और अब सांस भी जो है ठीक आ रहा है। कईयों को जो है गले की दिक्कत थी, अमृत धारा उनको दी। मैंने कहा मैंने खुद बनाई, फिर कम से कम 1001 शीशी अपने घर पर तैयार करवाई बच्चों से। मैंने कहा तैयार करो, तैयार करवा करके वो वितरण करी। चलो भी आपकी जो है सांस की, गले की, छाती की जो भी लेकिन आप अपना इलाज करते रहो, ये आपको एक सपोर्ट है। तो उससे काफी लोगों को जो है कम से कम 150-200 लोगों को इससे लाभ हुआ होगा मेरे ख्याल लगभग। क्योंकि 2 फोन चल रहे थे, दोनों फोन की बैटरी 2 बार खत्म हो जाती थी, इतनी कॉल आती थी। उसके बाद फिर लोगों को दिक्कत हो गई, डॉक्टरों ने चालू कर दिया लिखना सिटी स्कैन कराना, सिटी स्कैन कराना। अब जहां पर भी जाओ बाजार के अंदर 6, 6,500, 7,000, 8,000, 8,500 में सिटी स्कैन हो रहे थे। लेकिन परमात्मा का एक वो था सौभाग्य कि हमारे क्षेत्र के अंदर भी हमारा एक सेवा भारती का केंद्र है, वहां पर जो है नई मशीन लगी थी सिटी स्कैन की। तो वहां पर जो है बड़ा इतना रश हो गया। अब उसके पास नजदीक कोई जाए ना, क्योंकि जो भी पेशेंट आ रहा था वो लगभग 90% कोरोना पॉजिटिव था, जो भी सिटी स्कैन कराना आ रहा है। क्योंकि आरटीपीसीआर में अगर कम आया और सांस नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है, तो अब उसका 15 से 20 लोगों का, अब उसमें अति प्रौढ़ लोग, परिवार के लोग भी जाकर के उसको वहां तक नहीं जा रहे थे सिटी स्कैन कराने। तो मैं रोज कम से कम 15-20, 25-30 लोगों का सिटी स्कैन भी वहां पर जाकर के खुद लेकर के उनको गाड़ी से अंदर लेके जाना, फिर बाहर लेकर के आना। और फिर जो है एक दिन चक्कर आ गया और मैं बाइक से गिर गया। तो परिवार के मैंने बताया नहीं घर पर, तो घर पर गया, फटाफट काढ़े वाड़े 2-3 अपने पिए और अपनी औषधियां ली। क्योंकि मैं पहले एक बार औषधि ले रहा था, जब से फिर ये ज्यादा डर लगा तो फिर मैं 3 बार लेनी शुरू कर दी, काढ़ा भी, औषधि भी, दवाइयां भी। भाई कहीं कहीं कोई कमी रह ना जाए, खांसी हो गई, खांसी बंद ना हो, उसका ट्रीटमेंट स्वयं किया फिर अपने आप। तो ये सब समस्या आई। उसके बाद फिर हमने जो है कोविड सेंटर हमारा एक बना अपने क्षेत्र के अंदर ही। अब उसके अंदर भी जो है लोगों ने नाम दे दिए, लेकिन वहां पर कोई पहुंचे ना, कोविड सेंटर के आगे से कोई निकलने को तैयार नहीं था। मतलब इतना इतना लोगों के कोविड सेंटर के आगे से निकलने को तैयार नहीं। मैं किसी को हाथ दूंगी, कोई आगे से निकल रहा भी, रुको सही से, वो कह रहे नहीं, तेरे से डर लगता है कहीं तू तो सारा दिन कोविड पेशेंट में रहता है कि हमारे को भी पॉजिटिव ना हो। वो क्या हुआ है कि मैं जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने किसी अपने जानकार को कहा यार मेरी थोड़ी ना तबीयत खराब है, तो मुझे ना ऐसे कर वहां ले चल आरटीपीसीआर सेंटर। तो वो मुझे ले गया, रिपोर्ट कराई, मेरा तो नेगेटिव आया, जो मुझे लेके गया उसका पॉजिटिव आ गया। अब उसके परिवार वाले जो है उसको कहे तू उसके साथ क्यों गया।
सारे कह रहे हैं अभी तो साथ हो गया तेरे, इससे हुआ है तेरे को। तो मेरे को वहां से उन्होंने, वो खुद तो फिर गाड़ी अपनी उसमें बाइक पे आए, मैं फिर वहां से ऑटो में आया। लेकिन मेरे फीवर तो था, ठीक है मेरे जी, फीवर तो, आगे लेकिन बढ़ेंगे। मेरी रिपोर्ट, हाँ बड़ा ये सब प्रेरणादायी ऐसा। आपका, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बड़ा प्रेरणादायी आपका सारा आपने बताया। अब मैं हाँ सतवीर जी के पास जाऊंगा। सतवीर जी, आप अपना कुछ बताइए, आपका अनुभव। नमस्कार जी। इस बार ये एक जो 45 साल की मेरी एज है और 40 साल मेरे को संघ से जुड़े हुए हो गए। सेवा कार्य हमने किए हैं, लेकिन ऐसा सेवा कार्य मतलब पिछले साल भी हमारी टीम थी पूरी और हमने सेवा कार्य किए थे। लेकिन इस बार जो जो पिछली बार जो थी, सिर्फ भोजन वितरण इतना ही था। भोजन हमने बांटना है। जो मेरा निवास है वो जय जय कॉलोनी के अंदर है, तो यहाँ पे जो है हम सोच रहे थे इस बार क्या करना है, क्योंकि अचानक ही इतनी वेव्स आ गई, तो बड़े संभलने का किसी को अवसर ही नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि हम स्वयंसेवक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि जो वैक्सीनेशन है, क्योंकि वैक्सीन जो है लोग कम लगवा रहे थे दिल्ली के अंदर, तो सबसे पहले हमने जो हमारे आसपास की डिस्पेंसरी है वहां जाके बोला कि भाई जो है ना वहां पे लाउड स्पीकर से बोल के है हर चौक पे कि आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन से जो है जितनी आप लगवाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और स्थानीय जो एनजीओ थे वो जुड़े हमारे साथ, और जुड़ने के बाद कोविड की टेस्टिंग उसमें सहयोग किया। अच्छा, अपने जो स्वयंसेवक थे वो सेवा कार्य कर रहे थे, तो उनको भी कोविड हो गया था, तो उनका भी हमें ध्यान रखना था, क्योंकि ये बीमारी ऐसी थी कि अपना भी ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है। एक कहावत है, खुद बचो घोड़े को बचाओ, दुश्मन के वार को बचाओ। ये बीमारी कुछ ऐसी ही थी कि हमें सेवा कार्य भी करना है और बचना भी है। तो ये कार्य हमने किए। उसके साथ हमने बुजुर्ग जो थे उनको काढ़ा वितरण जो है उनको किया। बुजुर्ग जो थे उनको काढ़ा वितरण किया, और कुछ हमारी सेवा बस्तियां हैं वहां पे शाम को जाके भोजन हमने पैकेट बांटे। लगभग रोज शाम को हम जाते थे और भोजन वहां बांटते थे। ज्यादा हम भीड़ नहीं रखते थे अपने स्वयंसेवकों को, 4-5 की टीम हम लेके चलते थे, बस इतना ही कम से कम, क्योंकि इस बार अपने साथियों को भी बचाना है और कार्य भी करना है। जिसके मन में सेवा का भाव होता है वो खाली नहीं बैठ सकता, और हम तो स्वयंसेवक हैं, हमें इसी सेवा के लिए तो हम जाने जाते हैं। तो हमारे नगर में वायुयान जिनको चलते हुए रास्ते में दिक्कत हो जाती है, सांस की दिक्कत हो जाती है, तो वो इमीडिएट तो हॉस्पिटल जा नहीं सकता, तो एक वायुयान की व्यवस्था की गई हमारे जो है दिल्ली में। तो अपने नगर में 10 दिन ऐसे हमने पॉइंट चिन्हित करके उस वायुयान को उसको वाहन यान जो था, प्राण वायुयान उसका नाम रखा हुआ था। उसके अंदर कंटेनर था, बेसिकली वो ट्रक कंटेनर था, उसमें 6 बेड लगे हुए थे और ऑक्सीजन लगा हुआ था। जिस किसी को भी दिक्कत होती थी वो वहां पे ऑक्सीजन लेके वहां पे अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करता था। तो बड़ा लोगों ने देखा। विशेषकर क्या हुआ कि इस बार डेथ ज्यादा हुई है लोगों की, तो लोग 3-3 दिन की शमशान में वेटिंग करवाते थे कि 3 दिन वेट में होता था। रात को 1-1 बजे 2-2 बजे मेरे को फोन आते थे कि जी हमें है ना आप शमशान की व्यवस्था कराइए, आपके घर के पास शमशान है तो आप उनकी व्यवस्था कीजिए, सुबह ऐसे ऐसे है। लेकिन कुछ कोविड हॉस्पिटल की बॉडियां भी यहाँ जलती थी, तो बड़ी समस्या हो गई। लगातार हमें शमशान में जाने से हमें यह हुआ कि शमशान वाले खुद कहने लगे कि हमें तो कुछ पूछना ही नहीं आता और हमें भी अपनी जान का खतरा है। तो हमने एक योजना बनाई कि हमें शमशान को ज्यादा स्वयंसेवक ना लेके 5-6 स्वयंसेवक अपने उन्होंने टीम तैयार की और पूरे शमशान घाट को हमने सैनिटाइज किया। उसके साथ शमशान को सैनिटाइज किया,
सफाई की हमने वहां पे पूरा। एक तरफ चिताएं जल रही थी, धुआं उड़ रहा था, और दूसरी तरफ हमारे स्वयंसेवक लगे हुए थे। और मन में कोई डर या पैनिक ऐसा कोई भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ हमारे किसी के अंदर भी। और अपने स्वयंसेवक जो हैं, मैंने देखा जहां जरूरत होती है वहां मुस्तैदी के साथ, एक जैसे जैसे फौज का एक जवान होता है मुस्तैदी के साथ वहां डटा रहता है। जिसको जो जिम्मेदारियां दी वो सबने किए हैं। ऐसा हुआ, ब्लड का कैंप लगा, ब्लड की कैंप हमारे जिले में लगा, तो ब्लड की व्यवस्था करवाई। जो कुछ सज्जन तो हमारे फेसबुक पे देख के मेरे को कांटेक्ट किया कि जितनी भी बॉडियां जिनको लोग छोड़ जाते हैं, समाज के अच्छे लोग भी हमसे बहुत जुड़े हैं, सेवा का भाव समाज के अंदर है, लेकिन अच्छे लोग जो है ना वो समय पे ही साथ आते हैं। ऐसे बुरे समय पे ही कुछ लोग निकल के आते हैं, और निकल के आए भी। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग बॉडी को छोड़ जाते हैं, किसी उसमें माताएं बहनें, तो उनका दाह संस्कार वो खुद करवाएंगे अपने पैसों से। 9-10 हजार का खर्चा, चाहे कितनी भी बॉडी हो, उनका खर्चा वो स्वयं करेंगे। तो आप ऐसी व्यवस्था करवाइए सतबीर जी, ताकि जो है मतलब वो व्यवस्था मैं करूंगा। तो सज्जन शक्तियां भी हमारे साथ बहुत आई हैं। हेल्पलाइन बढ़िया सतबीर जी। समय के अभाव के कारण थोड़ा हम कम बोलेंगे, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत प्रेरणादायी, दिल को छूने वाली। और अभी चेतन जी हैं पुणे से, और उनको मैं कहूँगा वो भी अपने बताऊं। उन्होंने कईयों के साथ कोऑर्डिनेट किया, और कई लोगों के अनुभव उनके पास भी होंगे। तो पुणे से चेतन जी, सभी को प्रणाम। इनमें मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रेंड है सोशल वर्क में, जो ऑफिशियली सर्टिफाइड ट्रेंड व्यक्ति TSS का वो चेतन है। बाकी सारे संघ नाम की संस्था संगठन से, उसकी शाखा नाम की जगह से नेचुरली ट्रेंड लोग थे। चेतन जी ऑफिशियली भी सर्टिफाइड भी ट्रेंड है, तो भी अपना अनुभव बताएंगे। चेतन। धन्यवाद शिक्षक। सर्टिफाइड किस कॉलेज से रहूंगा, पर मैं मेरा शिक्षा सोशल वर्क का जो प्रेरणा रहेगी वो संघ संस्कार से ही आए हुए है। कक्षा 5वीं से मैं स्वरूप वर्धनी, जो मेरी मातृ संस्था है, उससे जुड़ा हूँ। कुल 5 चरणों में हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वरूप वर्धनी हमारी मातृ संस्था के अंतर्गत काम किया। और संस्था में काम करते वक्त खेल, अभ्यास और संघ संस्कार से तैयार जो हमारा कार्यकर्ता है, तो आज के डेट में बताएंगे तो वो हर एक सामाजिक प्रश्न के लिए एक वैक्सीन की तरह काम कर रहा है। उसमें पिछले जो भी हमारे सामाजिक प्रश्न है, जैसे शिक्षा है, महिला सबलीकरण है, या कोई अन्य माओइज्म, नक्सलिज्म, ऐसे अन्य विषयों पे संस्था काम कर रही है। और इससे पहले भी आपदा व्यवस्थापन में संस्था काम कर रही थी, जैसे केरल में हुए सुनामी रहेगा, जम्मू कश्मीर में हुई भूकंप रहेगा, या अभी फिलहाल में कोल्हापुर में हुए बाढ़ के अंतर्गत सेवा देने का कार्य में हमारे कार्यकर्ता जुड़े थे। वो कार्य थोड़ा सा आसान था क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ता जमीन पे थे, पर कोविड थोड़ा सा अलग था क्योंकि वहां पे संपर्क करने की मर्यादा थी। लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। फोन पे पहले सब बातें बताना, प्रिकॉशंस कैसे लेना है वो बताना, उनको ट्रेन करना, ये अलग चैलेंज था। वो सारे चैलेंजेस को अच्छी तरीके से समझ के कार्यकर्ताओं ने काम किया। शाखा यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्वरूप वर्धनी का, और वो शाखा 35 सेवा बस्तियों, पुणे के 35 सेवा बस्तियों में काम चलता है। और इसके कारण ग्राउंड रियलिटी क्या है उसकी अच्छे से समझ कार्यकर्ताओं को थी। सेवा बस्तियों में काम करते में समझ आ गया कि जो भी लोग हैं वो डेली वेज वर्कर है, स्किल्ड लेबर है, दिन में जो भी कमाएंगे उसके ऊपर उनका खाना पीना होगा। तो पहले चरण में जब हमने काम शुरू किया तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया, और लगभग कुछ 15 या 20 दिन में कार्यकर्ताओं ने एक छोटी सी टीम, 3-4 लोगों की टीम, वो पूरे पुणे में घूम के 3500 रेशन किट बांटने का काम शिक्षक हमारे कार्यकर्ताओं ने पहले लहर में की, पहले वेव में की। और जब स्वास्थ्य व्यवस्था को भी थोड़ा सा दिक्कत आने लगी, डगमगाने लगी, तब कार्यकर्ता खुद PPE किट डालकर बस्तियों में जाके स्क्रीनिंग का काम शुरू करने का, मतलब उसमें
थर्मामीटर रहेगा, ऑक्सीमीटर रहेगा, उसमें स्क्रीनिंग करके लगभग 350 ऐसे कोविड पेशेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसका अच्छे से एक रिपोर्ट पीएमसी पुणे महानगर पालिका कॉर्पोरेशन को दी। उसके बाद जब पुणे में सबसे बहुत ज्यादा इफेक्ट पूरे इंडिया में ज्यादा हुआ और संघ को उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेना पड़ा, कोविड सेंटर एस्टैब्लिश करने पड़े। तो 2 जगह कोविड सेंटर एस्टैब्लिश किए गए। तो शुरुआत में कौन से कार्यकर्ताओं की टीम वहां पे काम करने के लिए अच्छी रहेगी, तो उसके लिए स्वरूपवर्धिनी के कार्यकर्ताओं की टीम का चयन किया गया और 35 कार्यकर्ता हमारे 2 महीने अविरत कार्यरत रहे कोविड सेंटर में। उसमें उनको मेरा ख्याल है सबसे पहला जो पीपी किट पहन के मेडिकल टेस्ट करने वाली टीम्स मेरा ख्याल है सबसे पहले पुणे में निकली, उसके बाद में मुंबई में निकली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, धारावी छोड़ के। यस एब्सोल्युटली ट्रू सर। गरवारे कॉलेज के एक जगह है, वहां पे कोविड सेंटर बहुत बड़ा, एक 350 बेड्स का पहले एकदम स्टार्टिंग में पायलट बोल सकते हैं पूरे इंडिया के लिए, जहाँ पे कोविड सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। 3 शिफ्ट में वो काम होता था। वो डायबिटीज पेशेंट है, अलग अलग तरीके के पेशेंट है, उनको दवाई देना, पीपी किट लेके उनके वाइटल्स चेक करना, उनका फीवर चेक करना, इस तरीके के काम कर रहे थे। और ये जो कार्य करते थे वो अपना कॉलेज मतलब महाविद्यालयीन उम्र के, मतलब 20 से 22 साल के उम्र के सब कार्यकर्ता। तो बहुत अभिमान होता है कि हम इनके साथ काम कर रहे हैं। कोविड सेंटर के काम के अलावा हमने काढ़ा वितरण का भी काम किया। जिनको कोविड होके गया था, जो वृद्ध महिला या पुरुष है, उनके इम्यूनिटी बूस्ट के लिए काढ़ा वितरण का काम भी स्वरूपवर्धिनी के माध्यम से किया गया। जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के समय पे सारे आरोग्य स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई और जो जन कल्याण रक्त पेढ़ी है, ब्लड बैंक है, उन्होंने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि अन्य मेडिकल इमरजेंसी के लिए ब्लड कम हो रहा है, उसकी कमतरता हो रही है, उसकी लिमिटेशंस हो रहा है। तो उनके रिक्वेस्ट पे हमने लगभग पुणे में 25 जगह पे रक्तदान शिविर आयोजित किया। और ये शिविर आयोजित करते समय हमने गणपति मंडल जो आजू बाजू के हैं उनके सहयोग से शुरुआत में 1500 रक्त पिशवी रक्त ब्लड बैग्स कलेक्शन का काम पहले लहर में किया, जो आगे जाके अलग से इमरजेंसी में जहां पे काम आ सकती थी। जब कोविड की पहली लहर शांत होने लगी, सारे सिचुएशन कूल डाउन होने लगे, पर एज सच सिचुएशन कूल डाउन नहीं थे। मानसिक रूप से लोग फिर भी परेशान थे, स्ट्रेस थे, डिस्ट्रेस थे, ट्रॉमा था कि अपने घर वाले गए हैं कोई कोविड से, खुद को कोविड हुआ है, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने काउंसलिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट किया और उस काउंसलिंग से अलग अलग लोगों तक हम पहुंचे। उनको फोन द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से, जब पॉसिबल हो प्रत्यक्ष रूप से उनको मिलके उनका काउंसलिंग किया गया, उनका डर दूर करने की कोशिश की गई। कुछ विद्यार्थियों का शिक्षण में जो अड़चनियां आ रही थी उनको समझा गया और आगे उनको गाइडेंस दिया गया। उसके बाद जब हमने इंडिया ने सक्सेसफुली वैक्सीन डेवलप करने के बाद वैक्सीन लेने से पहले ब्लड डोनेशन होना जरूरी था, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। तो फिर से वैसा कोई सिचुएशन आ जाए, ब्लड की कमी हो जाए, इस कारण हमने वैक्सीन लेने से पहले सारे युवकों को मोबिलाइज किया कि आप वैक्सीन लेने से पहले रक्तदान कीजिए। फिर हमने कोविड के दूसरे चरण में, जब कोविड का पहली लहर खत्म हुई, तो लोगों को हमने मोटिवेट किया कि आप वैक्सीन लेने से पहले रक्तदान कीजिए। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बर्थ एनिवर्सरी जयंती के निमित्त हमने लगभग 15 जगह ब्लड डोनेशन कैंप लिया और 950 ब्लड बैग्स वहां पे कलेक्ट किए। और ऐसा लग रहा था कि कोविड जाएगा, अभी निकल जाएगा और पुणे के सारे सिचुएशन थोड़े कूल डाउन होने लगे, पर इमीडिएटली कोविड की सेकेंड वेव आ गई और इसका फटका, मतलब इसकी मार सबको लगी।
कोई देश वैसे तैयार नहीं था, कोई भी राज्य तैयार नहीं था। स्वास्थ्य व्यवस्था को की वो सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब कोविड की सेकेंड वेव शिक्षक आने लगी तो बहुत सारे जो कोविड बाधितों की रेट्स है वो जरा ज्यादा हो गई। जितने भी हॉस्पिटल थे, प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल्स, उसमें बेड्स की जरा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि समय की कमी है। यस इमीडिएटली। तो जब बेड्स की कमी होने लगी या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होने लगी या प्लाज्मा डोनेशन, ये सारे जो उपलब्धता आता है, उसके रिसोर्सेस, उसकी कम्युनिकेशन, वो कहाँ पे अवेलेबल होंगे, उसके सारे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा लोड गवर्नमेंट के पास था, पीएमसी के ऊपर था। तो हमने इमीडिएटली कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोविड वॉर रूम क्रिएट किया, जिसमें हमने 3 टीम एस्टेब्लिश किए पुणे के अलग अलग जगहों पे, जो हॉस्पिटल से डायरेक्टली बेड, कौन सा ऑक्सीजन बेड कहाँ पे है, आईसीयू बेड कहाँ पे, उसके एक पूरे रजिस्ट्री निकाल के व्हाट्सएप द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन एवरी इवनिंग हम उसको सर्कुलेट करते थे। और लोगों को मतलब लगभग 1500 लोगों तक हम बस बेड्स के लिए पहुंच पाए, और अलग अलग प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी हम लोग सहायक कर पाए। अभी जब आप देख पा रहे थे कि कोविड के सिचुएशन में अलग अलग विचित्र चित्र देखे हमने के शमशान भूमि पे जगह नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, मृतदेह इधर उधर गिर रहे, ऐसे वामपंथी लोग दिखा रहे थे। तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। बस स्वरूप वर्धिनी के कार्यकर्ताओं सोल्यूशन के द्वारा ऊपर आगे आए, उन्होंने सोल्यूशन दिया। पीएमसी पुणे महानगर पालिका की अवस्था वैसी ही थी। शमशान भूमि में रिसोर्सेस की कमी पड़ रही थी, ह्यूमन रिसोर्सेस की कमी पड़ रही थी। तो जब पीएमसी ने ये सब प्रॉब्लम हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो स्वरूप वर्धिनी, सेवा सहयोग और सुराज्य सर्वांगीण प्रकल्प, ऐसे 3 संस्था मिलके शमशान भूमि में जो अवस्था है उसको मैनेज करने का काम हाथ में लिया। इससे सबसे पहले से शिक्षक बताना चाहूंगा कि ससून एक अस्पताल है, हॉस्पिटल है पुणे में, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे गरीब लोग आते हैं। तो वहां पे डेथ पास का एक सिस्टम जो था, उसको डेथ पास देने की व्यवस्था हाथ से की जाती थी। जब स्वरूप वर्धिनी और अन्य संस्था इसमें जुड़ी तो वो हाथ से लिखी जाने वाली व्यवस्था ऑनलाइन की गई। तो ये एक चेंज मेकर बात कह सकता हूं मैं प्राउडली कि स्वरूप वर्धिनी ने एक एस्टैब्लिश किया। और उसके बाद कोविड की पास मिलने के बाद एम्बुलेंस से लेके वो मृत शमशान भूमि में जाके उसका श्रद्धा से उनका अंतिम संस्कार करने का काम भी कार्यकर्ताओं ने किया। बहुत सारे ऐसे देह को हमने। हाँ चेतन जी, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने को है, लेकिन सेल्फ इम्पोज्ड 1 घंटे की एक हमारी लिमिटेशन है, आखिरी 5 मिनट है। 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा शिक्षक। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। तो जब देह को अग्नि देने की बात आई तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने उसमें काम करने की मन दिखाया। उसमें मैं इम्पोर्टेंटली एक कार्यकर्ताओं का नाम लेना चाहूंगा, अविनाश धायरकर, जिसकी उम्र 22 साल है, अच्छा कबड्डी पट्टू है, और उसके 2 चाय के दुकान है, और कोविड के लॉकडाउन के समय उसने चाय के दुकान उसके बंद पड़े। निराश होने के जगह उसने कोविड के शमशान भूमि में काम करने की इच्छा व्यक्त की। और ये 22 साल का, हम जब शिवाजी महाराज का बस उदाहरण देते तो ये हमारा मर्द मावड़ा शमशान भूमि में खुद काम कर रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंटली उसने अपना जन्मदिन भी शमशान भूमि में सेलिब्रेट किया। तो जब 22 साल की उम्र में पबजी खेलने की उम्र होती है तो वो 22 साल की उम्र में शमशान भूमि में काम करने में राजी हुआ। तो एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक सर लास्ट बात बस, और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो बहुत प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब हम करते हैं तो हमारे महिला कार्यकर्ताओं ने भी शमशान भूमि में काम किया। जो पितृसत्ताओं को के बंधनों को तोड़ते हुए, सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए कि पुरुष का ही हक है जो अग्नि देने का, और महिला वो काम नहीं कर सकते। तो 5 हमारे ऐसे महिला, शिल्पा ताई, पायल, ऋतुजा ताई, ऐसे 5 अन्य महिलाओं ने खुद वो मृतदेह जो 5-5, 6-6 दिन अनक्लेम्ड बॉडीज है, उनको उठाकर उनका चिता रचना, वो बॉडी उठा के उस पर रखना और उसको अग्नि देने का काम
करने का काम महिलाओं ने किया। तो एक ऐसा उदाहरण उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि जो आने वाले अनेक पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और एक्चुअल एक वुमेन एम्पावरमेंट की एक बात रख रहा। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्रेरणादायी आपका बात रही। और मैं इसमें याद आता है मुझे कि कच्छ में कुछ महिलाओं ने यही श्मशान में काम किया था, राष्ट्रीय सेविका समिति की। तो उस समय जब मैंने ये समाचार मिला और मैंने ट्वीट किया तो बहुत सारे खुद को हिंदू कहने वाले लोग, जो पक्के हिंदू कहते हैं, इनको लगता है कि ये तो कैसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मेरा विरोध किया कि महिलाओं को शमशान में काम क्यों करने दिया, स्वयंसेवक मर गए थे क्या, उन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन इतनी ज्यादा समस्या में इतना काम करना पड़ता, उसमें महिलाओं का भी सहयोग था। और मैं रामायण में अगर आप उदाहरण देखेंगे तो जब महाराज दशरथ को श्मशान में लेके जाया गया तो महिलाएं साथ में थी। ये बाद में कभी तो भी समाज में नियम बदले और महिलाओं को पूरा अधिकार था उस समय। उस अधिकार को इनफैक्ट पूना का मुझे याद है सबसे पहले पुजारी ने और अंतिम संस्कार करने वाली महिलाओं का ग्रुप भी पुणे से खड़ा हुआ था। तो मैं विषय भी समाप्ति की ओर आ रहा है। प्रिया जी, आपको किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं। जी रतन जी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था और बहुत सारे इतने सारे काम हो रहे हैं। एक तो बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग ये जो काम हो रहे हैं फील्ड पे, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी दे सकें। इसको मैं पब्लिसिटी नहीं बोलूँगी, बट जानकारी, बिकॉज क्या होता है हमको पता नहीं चलता। मुझे पता है क्योंकि मेरे घर में लोग इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं, बट RSS कितना के वॉलंटियर्स ग्राउंड पे रह के फील्ड से जुड़ के, और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं या फोन पे और इंटरनेट पे बैठ के सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डालना, बट एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट होके वहां पे काम करने का इतना प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा लोगों को ज्ञान देना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन जो मेरा था, जो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न था, जो लोग फील्ड पे हैं वो ये कैसे, स्पेशली जो स्लम्स में काम कर रहे हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है? क्योंकि हमने बहुत मिसयूज भी देखा है संसाधनों का और बहुत सारे चैरिटी का, तो वो कैसे करें? आपको शायद मनीष जी जवाब देना चाहते हैं। मनीष जी बताइए। ये है ना, ये चीज मैंने खुद अपने पर्सनल लेवल पे किया है। मैं पहले तो लोगों के घर पहुंचता था और आजू बाजू की सहायता से मालूम पड़ता था कि जिनका ऑनलाइन जॉब चालू था। स्लम में, मैं खुद स्लम से बिलोंग करता हूँ, मैं कपासवाड़ी करके एक स्लम है वहां से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने देखा कि कुछ लोग होते हैं स्लम में भी ऐसे अच्छे मतलब होते हैं घर के लोग जिनके रेंट्स वगैरह आते हैं। तो हमने उनको डिनाई करते हुए जो रेंट पे रहते हैं उनको प्रायोरिटी पे उनको पहले दिया हमने। और इस दौरान मुझसे मतभेद भी हो गया बहुत से लोगों का। मेरे चेन जो थे, गोल्ड चेन, वो टूट गए। तो ऐसे मतभेद भी हुए। फिर मैं वो ये पूरा नहीं बता रहे, मैं जरा, इन्होंने कल मुझे बताया था कि वहां पर फिर इनके साथ फिजिकली मारपीट हो गई, फिर पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने कहा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, घबराओ मत, इनको हम देख लेंगे। तो ऐसा भी अनुभव आया है। हाँ, तो ये चीज मैंने किया। मैंने अपने नेगेटिविटी को पास्ट में छोड़कर मैंने पॉजिटिविटी के और ध्यान दिया और लोगों को मैंने मदद करने की कोशिश मैंने कभी नहीं। और मेरे घर में मेरे भाई, मेरी माता पिता खुद जॉब पे नहीं थे, मैं भी जॉब पे नहीं था, बट मेरी बहन जो थी, छोटी सिस्टर, वो जॉब पे थी, उसके सहारे घर चल रहा था। मैंने अपना पीएफ जो होता है, जो पीएफ छोड़ दिया मेरे घर चलाने के लिए उनको, उससे मदद किया मैंने। मेरी बाइक थी, मैंने बेची थी, उसके पैसे से मेरा घर चलता था। तो फिर मैंने उनको सब ध्यान नहीं देते हुए मैं आगे बढ़ता गया, मेरा काम करता गया जो करना था। सतवीर जी को जोड़ना चाहते हैं। सतवीर जी बताइए। हमारे 10 सेवा बस्तियां हैं जी, और 10 सेवा बस्तियों में बस्ती प्रमुख हैं। हमने उनको बोल रखा था कि भाई आपने है ना ऐसे परिवार चिन्हित करने हैं जहां बिल्कुल ही तत्काल जरूरत हो राशन की। तो कुछ विधवा बहनें या जिनके घर पे बिल्कुल काम छूट गए थे, तो ऐसे सेवा भारती की हेल्पलाइन चालू हुई, लेकिन उससे पहले हमारा सेवा कार्य चालू हो चुके थे ये। और हम जब निकलते थे तो हम अपना चारों तरफ देख के निकलते थे कि किसको क्या आवश्यकता है। जेब में ऑक्सीमीटर रखा रहता था, किसी को लगता था घबराहट, हम उसी समय निकाल के और चेक करते थे। ये इस तरीके का रहा। और किसी का मनोबल ना टूटे तो हम मंगलवार को हनुमान चालीसा
सब पढ़ते थे स्वयंसेवक जो है। वास्तव में जो उस बस्ती में रहते हैं उनके लिए मनीष जी समय नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। तो जिनको एक लास्ट बात रखना चाहूंगा, उसके बाद मैंने एक लास्ट बात ये थी कि एक परिवार की मैंने ऐसी मदद की है जो 33 इयर्स के थे, जो अभी स्वर्गवास हो गए जिनका, उनके परिवार को मैंने जो 7 हिल्स हॉस्पिटल में वहाँ के डीन से बात कर उनकी वाइफ को, उनको आखिरी बार, उनकी वाइफ और उनकी सिस्टर को आखिरी बार देखने का मौका दिलवाया। मैं पर्सनल लेवल पे वहाँ के डीन से, हॉस्पिटल के डीन से बात करवाया उनके लिए और रिक्वेस्ट किया कि उनको एक बार देखने का मौका दे। तो मेरे वजह से उनको एक बार उनके भाई और उनके हस्बैंड को देखने का मौका। वास्तव में ये जो आपने प्रश्न उठाया प्रिया जी, उसका सबसे बड़ा तो इलाज यही है कि वहाँ कार्यकर्ता वहीं रहते हैं, जो उन चालों में, उन बस्तियों में, जो एक एक घर को जानते हैं, उनको ये ट्रैक करना बड़ा आसान होता है। विरोध होने के बावजूद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पुराने संबंध है इसके, लोग इतना भी बुरा नहीं मानते। एक आध कोई असामाजिक तत्व होता है, लेकिन खुद वही बस्ती में लोग रहते हैं, इसके कारण ये काम इतना मुश्किल नहीं है। अभी समय तो मेरा 1 घंटे का लिमिट क्रॉस हो गया, लेकिन एक एक वाक्य में जिसको लगता है मेरा कुछ कहना रह गया, या फिर सबसे कठिन समय उन्होंने क्या देखा अपने जीवन में, इस 1.5 साल के या 1.25 साल के काल में सबसे कठिन समय उनके लिए क्या था, उसको 1-2 वाक्य में बता सकते हैं। कोई भी बता सकता है जी। मैं बताऊं शिक्षक? हाँ, 1-2 वाक्य में बस। यस। सबसे कठिन समय जब शमशान भूमि में काम करने का शुरू किया, तब ऐसा कभी लगा नहीं था कि लोग अपने ही प्रियजनों को छोड़ देंगे। कोविड के मृतदेह जब जलाने की जब बात आई, तो एम्बुलेंस में हमने 3, 4, 5 ऐसे मृतदेहों को जलाया जो अनक्लेम्ड थे। 6-6, 7-7 दिन वो उसको किसी ने क्लेम नहीं किया था। तो वो बहुत दुविधाजनक परिस्थिति थी। तो वैसे परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ताओं ने हिम्मत जमा कर काम किया। ये बहुत प्रेरणादायी और बहुत इतर लोगों के लिए भी बहुत प्रेरक था, और इससे इतर कार्यकर्ताओं का भी उत्साह काम करने का बढ़ा। ठीक है। और सतबीर जी बताइए 2 वाक्य में। 12 साल का बच्चा जी खत्म हो चुका था, और उसके लिए पैसे का जो शमशान घाट में जलाने का नहीं था। मेरे भी 12 साल का बच्चा है, मैं समझ सकता हूँ उसके पिता की, माता पिता की स्थिति कैसी होगी। स्वयंसेवकों ने बताया, वहां पहुंचे, हमने कहा आप इनका दाह संस्कार कराइए, पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप कराइए। ये समाज हम अपना है, ये समुदाय सब अपना है। तो मेरे मन पे बड़ा दुख उस समय मेरे को बड़ा हुआ, क्योंकि हम सभी को अपना समझते हैं। ये विश्व जो है ये सारा अपना परिवार है। बिल्कुल ठीक है जी। और श्रीनिवास जी, आपको कुछ बताना है? A very difficult moment in this 15 or 16 months. हाँ, राजेंद्र जी बताना चाहते हैं? हाँ जी, मैं कह रहा था कि एक हमारे क्षेत्र में ही लड़की ने मुस्लिम लड़के से विवाह कर लिया था, और उसको लड़के को कोविड हो गया था, और कोविड भी, और उसने मरते हुए ये कहा अपने उसने लड़की से कि मेरा संस्कार जो है किया जाए, मुझे दफनाया ना जाए। तो बड़ी मतलब दुविधा हो गई थी। तो फिर जो है लड़की ने उसका CNG का संस्कार कराया, और उसके जो वो थे अस्थि, उनको जो है विसर्जित किया जल के अंदर। उस समय बड़ी विकट परिस्थिति हो गई थी परिवार के साथ। जी हाँ, मनीष जी बताइए। ऐसा था कि मतलब बहुत से लोग तकलीफ में थे, तो किसी की भी मदद, ऐसा था कि सबकी मदद करना ही एक, और हमारा धर्म हमें यही सिखाता है, हमारा हिंदू धर्म की सेवा सबसे प्रथम है। मानवता ही सेवा, मानवता मतलब सेवा का मतलब ही मानवता होता है। तो ये धर्म में मैं जन्म लिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि ऐसे धर्म में जन्म लेकर जो सेवा का सबसे महत्व देता है, सेवा को ही सबसे पहला स्थान देता है। तो इस धर्म में जन्म लेने के लिए मैं सबसे गर्व महसूस करता हूँ। जी श्रीनिवासन जी, आप कुछ कहना है? कोई सबसे कठिन परिस्थिति जो आपके दिल को एकदम मतलब हिला गई, ऐसा कुछ आपको याद आता है?
अजी घर पे भी बहुत प्रॉब्लम था। घर पे भी एक 6 आदमी हॉस्पिटल को चले गया। इसी पे भी इतना कठिन परिस्थिति में हमें काम कर को है। बहुत कष्ट परिस्थिति में एक बार काम कर को है। जी, बस ये मेरे मन में प्रश्न था कि जो लोग काम कर रहे थे उनके घरों में भी तो कोविड हुआ होगा, आपने उसका उत्तर दिया। नीलेश जी, बस आखिरी वाक्य। हाँ जी, जैसे हम लोग काम कर रहे थे ना, एक विकट स्थिति है कि हमारे साथ एक हमारा साथी था जो साथ में काम करते थे। दिन भर मुस्कुराते हुए सहयोग करते थे, लेकिन उनके घर पे क्या प्रॉब्लम इतना पता था कि वो जॉबलेस हैं, उनकी जॉब नहीं है। घर में जो है एक 12वीं में बेटी पढ़ती है, एक 8वीं में, एक छोटा बेटा था उनका। वो दूसरे काम में व्यस्त थे। उनका फोन आया, मैंने उठा लिया। उनका बेटा सोचा पापा ने फोन उठाया, उन्होंने घर में क्या है क्या नहीं है, वो जैसे बोलते नहीं आज ये नहीं है, तो वो चीज सुन के अभी मैं यहाँ व्याख्या नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। वो लगा कि देखो हमारे साथ मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं और घर में मतलब, तो वो थोड़ा हमारे लिए दुखदायी हुआ देने जैसे। इसके साथ ही मैं आज का विषय पूरा करता हूँ और मैं मान सकता हूँ कि एक पूरा भावुकता से भरा हुआ माहौल आखिर में हो गया और एक ऐसी भावुक ये पूरा सत्र रहा कि जो भी सुनेगा उसको पता चलेगा कि समाज की इस कठिन परिस्थिति में मानवता कैसे जीवित रहती है और व्यक्तिगत स्तर पर पीड़ा होते हुए किस प्रकार व्यक्ति काम करता है। इससे जानकारी मिली होगी आप सभी को। तो इस सेवा के यज्ञ कुंड में सभी ने सहयोग दिया, सभी ने अपनी अस्थियां उसमें डाली और इस परिस्थिति से बाहर आने का जो हम देख रहे हैं समय, ऐसा समय आया है। इसके साथ ही मैं विषय पूरा करता हूँ और सभी इसी प्रकार प्रेरणा से काम करते रहें। इसको देख के औरों को प्रेरणा मिली, ये कहते हुए मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। नमस्कार।